एपिसोड 39 पेशकश मीरे कारवां। मेरे दोनों बाजू उसकी बाहों की लपेट में आ गए थे और वो अपने बदन की पूरी कुव्वत से मेरा कुचूमर निकालने की कोशिश कर रहा था। वो कद में मुझ में हासा कम था, इसलिए उसकी जोर आजमाई का निशाना सिर्फ और सिर्फ मेरा पेट ही बन रहा था। मैंने सड़क चाप गुंडों से निपटते हुए हत्तुल वसा ये कोशिश की थी कि कोई खतरनाक अटैक किए बगैर ही काम चलाया जाए। इस सूरत में मैं सेल्फ डिफेंस और जूडो वगैरह की तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करता था। यहाँ भी मैंने यही हिकमत अमली अपना रखी थी। मैंने फौरन अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया। नतीजे में यामी की गिरफ्त मेरे बाजू पर कमजोर हो गई। मैं एक झटके से जमीन पर बैठा और फिर उठकर खड़ा हो गया। ये उठक बैठक मैंने बिजली की सी सूरत से लगाई थी और यामी की गिरफ्त से निकल गया था। वो हैरान नजरों से मुझे तकने लगा। मैंने इसकी हैरत को दो चंद करने के लिए उसके फैले हुए चटानी सीने पर हैंड पुश का बोसा दिया। ये एक ओपन डबल हैंड पुश था जिसकी हकीकत को सिर्फ वही लोग समझते हैं जो इसके इस्तेमाल में माहिर हो और इसे इस्तेमाल में लाते हो या जिन लोगों ने इसका मजा चखा हो। यामिशा के कदम उखड़ गए और वो 4 फुट पीछे सड़क के ऐन बीच में जा गिरा। इस जिल्लत ने जल्दी पर तेल का काम किया। उसका गजब आसमानों को छूने लगा और वो अपने लिबास को संभालते हुए उठा फुंकार कर मेरी जाने बढ़ा। उसे किसी अरना भैंसे की तरह अपने सर से एक जोरदार टक्कर मेरे पेट पर रसीद करना चाहिए। मैं अपने कदमों पर फिजा में उछला और 6 फुट की बुलंदी को छूकर वापस जमीन पर आ गया। इस दौरान यामिशा मेरे नीचे से गुजरकर अपनी जीप को सलामी दे चुका था। टक्कर मारते हुए उसका चेहरा चूंकि जमीन की तरफ झुका हुआ था, इसलिए अपनी ही झोंक में उसकी खोपड़ी एक जोरदार आवाज पैदा करते हुए जीप से टकराई थी। चोट खाकर यामिशा किसी ज़बा होते हुए बकरे की मानन टकराया और जमीन बोस हो गया। अपने गुरु की ये इज्जत अफसाई उसके चेलों से देखी ना गई और वह वफादारी के जोश में मुल्क पर पल पड़े। ड्राइवर अल्लाह दिता मेरे हाथों पहले ही हासी हजीमत उठा चुका था, लेकिन यामी शाह का हक़े नमक अदा करना भी जरूरी था। ताहम वो गुलाम रसूल से चंद कदम पीछे था। इससे भी ये जाहिर होता था कि वह मेरे सामने आने से कतरा रहा था। गुलाम रसूल ने क्लाशनकोफ की नाल मेरी जानब बढ़ाते हुए उसे किसी लट की तरह मेरे सर पर आजमाना चाहा। मैं पूरी तरह चौकस था। मैंने बाएं बाजू से फेस ब्लॉकिंग की और मेरे बाजू का बैरूनी हिस्सा गुलाम रसूल की किलाइयों से टकराया और क्लाशनकोफ मेरे सर को छूने से पहले ही इस तरह हवा में मौलक होगी जैसे किसी जादुई बटन के जरिए से रुकने के अहकाम मिल चुके हों। मैंने ब्लॉकिंग की खातिर एक स्टेप अंदर उठा चुका था। चुनाचे ब्लॉकिंग की तकमील के साथ ही मैंने एक धुआंधार गोंसा गुलाम रसूल की नाक पर रसीद कर दिया। क्लाशनकोफ उसके हाथ से छुड़कर मेरे ऊपर से परवास करते हुए धन्नो के कदमों में जा गिरी। धनो ने पहली फुर्सत में ही उस मोहलिक हथियार पर कब्जा कर लिया। ताहम मैंने आंखों ही आंखों में उस पर ये वाह कर दिया था कि वो किसी हलाकत अंगेज आतशी हथियार को इस्तेमाल करने की हमाकत का सबूत देने की कोशिश ना करे। इन मकामी गुंडों के लिए हाल ही हाथ ही काफी थे। धनो ने मेरा बसरी पैगाम अच्छी तरह से रिसीव कर लिया था। गुलाम रसूल मेरा फौलादी पंच खाकर जमीन पर गिरा हा खून चाट रहा था। माँ बाप ने कितने चाव से उसका नाम गुलाम रसूल रखा होगा, लेकिन इस बदकुमाश ने रसूल हुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी पर यामी की चाकरी को तरजीह दी थी और उसकी बदबख्ती पर मोहर सब्त कर दी थी। अब हाक ही में डूबना उसका नसीब था। उसे जिंदगी भर हाक ही चाटना थी और हाक से ही हाक होकर हाक ओढ़कर सो जाना था। इस दौरान मेरी नजर गुलाम रसूल पर जमी हुई थी। अल्लाह दिता ने फुर्ती का मुजाहरा करते हुए मुझे पीछे से जप्फा डाल दिया, मगर इससे पहले कि वह जोर आजमाई शुरू करता मैंने कमर को दाएं पहलू पर लपेट लिया और मेरी एल्बो यानी कोहनी किसी नोकदार हथौड़ी की मानिंद उसके गाल पर पड़ी। मेरी कमर पर उसके बाजू के हल्के की गिरफ्त जरा ढील हुई। मैंने ये अमल बाएं पहलू पर झुककर दाई कोहनी के साथ भी दोहरा दिया। अल्लाह दिता अपने चेहरे को थाम कर 2 कदम पीछे हट गया। उसका मुंह पहले ही जीप के बोनट से टकराकर हासी तवाज़े करवा चुका था। पहले उसके पेट में लगने वाली साइड किक के असरात अभी तक बाकी थे। मैं अल्लाह दिता को छोड़कर गुलाम रसूल की जानब मुतवज्जा हो गया। वो जमीन से उठने के बाद मेरे करीब पहुंच चुका था और मुझ पर हमलावर होने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपनी तरफ बढ़ती हुई उसकी टांग को पांव से पकड़ लिया और फिर एक जोरदार मोड़ देते हुए उसे दाएं जानब घुमा दिया। वो किसी फिरकी की तरह चक्कर खाकर दूर जा गिरा। उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि यामिशा कोई खतरनाक चाल चलने का इरादा रखता है। मैंने इसे धन्नो की जानब बढ़ते हुए देख लिया था। यकीनन वो धन्नो को अपनी गिरफ्त में लाकर मुझे कमजोर करना चाहता था। मैंने एक लंबा स्टेप लिया, फिर बैक फ्लैग लगाते हुए हवा में उछला और बैक समरसॉल्ट करते हुए यामिशा के सामने पहुंच गया। वो हवानों की तरह मुंह उठाकर मेरा चेहरा तकने लगा। मैंने उसकी हैरत को तोड़ने के लिए बासानी दाएं बाजू की लपेट में उसकी गर्दन को जकड़कर उसे नीचे की जानब झुकाया
اور دائیں پاؤں کی ایڑی اس کی زمین پر پڑے اس کے چہرے پر رسید کر دی۔ تکلیف کی شدت سے وہ بلبلا اٹھا۔ میں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کی گردن کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ پھر میں نے اپنے بازو کو بیک رول کیا اور یامیشا کو فضا میں اٹھاتے ہوئے پیچھے تھرو کر دیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر کربناک انداز میں چیخ اٹھا۔ وہ سیدھا اپنی جیپ کی آہنی باڈی سے ٹکرایا تھا اور اس بار چوٹ اس کی کمر پر آئی تھی۔ میں یامیشا کے حواریوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ گرتے پڑتے خود کو سمیٹتے سنبھالتے میرے سر پر پہنچ گئے تھے۔ اس مرتبہ میں نے ان کے ساتھ کسی رعایت سے کام نہیں لینا چاہا تھا۔ انہیں اپنے کھلے ہاتھوں اور پاؤں کی ضربات سے نہلا کے رکھ دیا۔ 10 منٹ کے اندر ہی وہ دونوں ہانپتے کامتے زمین پر پڑے ہوئے تھے اور ان سے کسی قسم کی ذرا سا رد عمل کی اب توقع نہیں تھی۔ میں ہاتھ جھاڑ کر فارغ ہی ہوا تھا کہ اپنے عقب سے میں کسی جیپ کی آواز سن کر چونک اٹھا۔ میں آنے واحد میں پلٹ کر دیکھا اور میرے سینے سے اطمینان کی طویل سانس خارج ہوئی۔ جب میں اللہ دیتا اور غلام رسول سے نبرد آزما تھا، اس دوران یامیشا اپنی جیپ میں پہنچ چکا تھا اور پھر اس کے اندر فطری بزدلی نے اسے وہاں سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ بزدل انسان نازک موقع پر اپنی جان بچانے کے لیے قیمتی سے قیمتی اور عزیز سے عزیز ترین چیز بھی پلک جھپکنے میں قربان کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ اللہ دیتا اور غلام رسول تو اس کے گماشتے تھے، وہ انہیں میرے رحم و کرم پر چھوڑ گیا تھا۔ اس میں کوئی حیرانگی والی بات نہیں تھی۔ دھنو کلاشنکوف سمیت میرے قریب آ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گن لے کر اسے ان لوڈ کیا اور خالی ہتھیار واپس ہاک نشینوں پر پھینک دیا۔ پھر وہاں رکے بغیر ہم اپنے ہوٹل میں واپس آ گئے۔ وہاں پر موجود لوگوں نے ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جب ہم اپنے کمرے میں پہنچے تو دن کے 2 بج چکے تھے۔ میں نے کمرے کو اندر سے لاک کر دیا اور ہم دونوں کرسی پر بیٹھ کے اس واقعے پر گفتگو کرنے لگے۔ دھنو نے کہا، جو کچھ بھی ہوا ہے ٹھیک نہیں ہوا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے تائید کی، مگر یہ سب کچھ بحالت مجبوری کرنا پڑا۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ الجھتے ہوئے انداز میں گویا سر کو جھٹکتے ہوئے بولی، ہم ایک اجنبی جگہ پر ہیں اور ہمارے لیے یہ حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم لوگوں سے الجھتے پھریں اور پھر اس طرح اتنے زیادہ افراد کی نظروں میں آ جائیں گے۔ تم نے دیکھا وہاں سڑک پر کتنے زیادہ افراد جمع ہو گئے تھے، اور یہ واقعہ تو بہت جلد گرد و پیش میں گشت کرنے لگے گا۔ لوگوں کی زبانوں کو تب روکا نہیں جا سکتا نا، ہمارے لیے ان قریب کوئی نئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ دھنو کی تشویش بجا تھی۔ یہ بات زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی تھی کہ آج جس نوجوان شخص نے یامیشا جیسے بدماش کو دم بگا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا، وہ کہاں اور کون سے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ خاصی تشویشناک صورتحال تھی۔ مجھے سوچتا ہوا دیکھ دھنو نے کہا، وجدان، ہمیں پہلے ہی فرصت میں اپنا ٹھکانہ بدل لینا چاہیے۔ تمہاری بات میں وزن ہے، لیکن سردست ایسا ممکن نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ اس نے پوچھا۔ یوں سمجھ لو کہ فی الحال ایسا کرنا مناسب نہیں۔ میں نے کہا۔ وہ بولی، یہی تو پوچھ رہی ہوں، مناسب یا ممکن کیوں نہیں؟ میں نے جواب دیا، ہم یہاں میر بخش کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب تک وہ ہم سے رابطہ نہیں کر لیتا یہ جگہ چھوڑی نہیں جا سکتی، اور تم جانتی ہو میر بخش سے میری ملاقات کتنی اہم ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے بولی، ہاں یہ بات تو ہے۔ پھر ایک طویل سانس لینے کے بعد اضافہ کیا، دراصل حالات کی افراتفری نے میرے ذہن کو اس طرف سے غافل کر دیا تھا۔ پھر ہم تازہ ترین صورتحال پر غور کرنے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد دھنو نے کہا، وجدان، میں نے ایک اہم فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے لہجے کی مضبوطی نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پوچھا، کس قسم کا اہم فیصلہ؟ وہ بولی، میں جلد از جلد تم سے مارشل آرٹ سیکھنا چاہتی ہوں، اپنی حفاظت کے لیے۔ میں نے زمانی انداز میں کہا۔ وہ میرے سوال کی گہرائی میں پہنچتے ہوئے بولی، خود حفاظتی کے لیے بھی اور سامنے والے کو مزہ چکھانے کے لیے بھی۔ اور وہ تمہارا نظریہ، برائی کے بدلے میں بھلائی کرنے والا اور ظلم سہ کر خاموش رہنے والا نظریہ؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ اب چھوڑو نا ان باتوں کو، وہ عجیب سے انداز میں بولی۔ مجھے اس کے لہجے میں پہلی مرتبہ سرکشی جھلکتی دکھائی دی۔ اب تھوڑی دیر پہلے سڑک پر پیش آنے واقعے نے اسے خاصا متاثر کیا تھا۔ میرا خیال تھا یہ تحریک کسی سبب سے پیدا ہوئی تھی اس کے اندر۔ میں نے اس نازک موقع پر اسے کریدنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ عام سے انداز میں سے کہا، جیسے تمہاری خوشی، میں نے تو پہلے بھی انکار نہیں کیا تھا اور اب بھی جی جان سے تمہیں فنون ضرب اور حرب ضرور سکھا دوں گا، اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ وہ گمبھیرانہ انداز میں گویا ہوئی، وجدان، میں نے سن رکھا ہے اگر روم میں رہنا ہے تو وہی کرو جو رومن کرتے ہیں۔ اور پھر وہ میری آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولی، اور میرا روم تو تم ہو وجدان۔
मैं तुम्हारे रूम में रहना चाहती हूँ, इसलिए मुझे वही करना है जो तुम्हें पसंद है और जो तुम करते हो। एक लम्हे के तवक्कुफ से बाद उसे बड़े ही मजबूत लहजे में इजाफा करते हुए कहा, लिहाजा मार्शल आर्ट सीखना मस्ट है। मुझे तुम्हारे इस फैसले से खुशी हुई है धन्नो, मैंने कहा। इस खुशी में मिलाओ हाथ। वो अपना नर्म और मुलायम हाथ मेरे आगे बढ़ाते हुए बोली। मैंने बेख्तियार अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। धन्नो के हाथ का गुदाज मेरे एहसास को गुदगुदाने, उस लतीफ लम्स ने मेरे वजूद में जुगनू भर दिए थे। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां नादीना लफ्जों में लिखी हुई तहरीर को पढ़ना चंदा मुश्किल नहीं था। उसकी झील सी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत की तुगियानी थी, मोहब्बत जो दबे कदमों इंसान के अंदर उतर आती है और उसके एहसास को फूल की तरह कोमल और खुशगवार बना देती है। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मैं धन्नो की आंखों में नहीं बल्कि नीलगिरी की आंखों में देख रहा हूं। इस एहसास ने मुझे चौंका दिया। एक तवील जज्ब भरकर मैं उसके मद्दोजर से बाहर आया और हतमी लहजे में बोला, धन्नो आज के बाद तुम साहिल हो। साहिल? क्या मतलब? वो इस अचानक हमले से उलझ गई। मैंने कहा, साहिल का मतलब है समुद्र का किनारा, यानी सी कोस्ट। वो तो मैं समझती हूँ, वो जल्दी से बोली, लेकिन तुम्हारा ये कहना कि आज के बाद मैं साहिल हूँ क्या मानी रखता है? मैंने वजाहत करते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा ये नाम धन्नो तुम पर सचता नहीं। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा नाम बदल दूंगा और तुमने मुझे इसकी इजाजत भी दे दी थी। ओ, अब समझी। वो इत्मीनान भरी सांस लेते हुए बोली। मैंने कहा, तो धन्नो, मैंने अभी इसी वक्त तुम्हारा नाम साहिल रख दिया है और आज के बाद तुम साहिल हो। कहो, ये नाम कैसा लगा तुम्हें? तुमने तजवीज किया है इसलिए बहुत ही अच्छा है। और वैसे भी, मैंने सवालिया अंदाज में इसकी तरफ देखते हुए कहा, वैसे भी लफ्ज साहिल अपने अंदर वसी मानी रखता है। वो संजीदगी से बोली, मुझे हर लिहाज से ये नाम पसंद आया है और खुशी इस बात की है कि ये नाम तुमने रखा है। थैंक यू साहिल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो फित्री शौही से बोली, शुक्रिया किस बात का वजदान। ये फलसफा तो तुमने ही मुझे पढ़ाया है कि दोस्ती में थैंक यू को कभी जगह नहीं देना चाहिए। मैं उस शरारत की पुड़िया को देखकर इस मर्तबा मुस्कुराए बगैर न रह सका। उसने हालात हाजिर की तरफ आते हुए फिर पूछा, वजदान तो फिर तुमने क्या फैसला किया है? इससे पहले कि मैं साहिल की बात का कोई मुनासिब जवाब देता, दरवाजे पर दस्तक होने लगी। हम दोनों ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। कौन हो सकता है? साहिल ने तशवीशनाक अंदाज में पूछा। ये तो दरवाजे पर जाके मालूम होगा, मैंने ये कहते हुए अपनी जगह छोड़ दी। वो संजीदगी से बोली, जरा एहतियात से वजदान। मैंने बंद दरवाजे के करीब पहुंचकर बाआवाज़े बुलंद पूछा, कौन है? आवाज ऊंची थी इसलिए बाहर पहुंच गई। दूसरी जानिब से जवान मिला, वो इत्मीनान बख्श था। मैंने मीर बख्श की आवाज को पहचानते हुए दरवाजा खोल दिया। जब वो कमरे के अंदर आ गया तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया और हम दोनों कुर्सी पर बैठ गए। साहिल इस दौरान में बेड पर जाकर लेट गई थी। मैं मीर बख्श की रिपोर्ट सुनने के लिए बेचैन था। उसने मेरे पूछने पर मुख्तसर मगर जामिया अल्फाज में पेश आने वाले हालात के बारे में बता दिया। मीर बख्श के मुताबिक वडेरा अकबर सुमरो और उसके मेहमान दोस्त ने इसकी कहानी पर यकीन कर लिया था। वो मुझसे मंसूब जादुई चक्कर पर ईमान ले आए थे, ताहम वो मेरी तलाश से दशकस नहीं हुए थे। उन्होंने जहां जहां मेरे पाए जाने के इम्कानात मौजूद थे अपने आदमी फैला दिए थे और बड़ी ही सरगर्मी से मुझे ढूंढा जा रहा था। ये तमाम रद्द-ए-अमल मेरी तवक्का के खिलाफ और तशवीशनाक था। साईं अल्लाह शाही का शुक्र है, वडेरे को मेरी किसी बात पर शक नहीं हुआ। वो दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, क्या तुम इस बात से मुतमईन हो? मैंने पूछा, हाँ साईं। जवाब देने के बाद उसने मेरे चेहरे की गंभीरता को देखा और पूछा, क्यों साईं, कोई गड़बड़ हो गई है क्या? आप तो मुतमईन नजर नहीं आ रहे हो। कोई गड़बड़ अगर हुई नहीं तो अनकरीब हो जाएगी, मैंने संजीदगी से कहा। और जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं वाकई मुतमईन नहीं हूँ। साईं, आप तो अजीब का बात कर रहे हो। वो उलझ गया। मैंने कहा, मीर बख्श, तुम्हारा वडेरे साईं का रद्द-ए-अमल कुदरती नहीं है। मुझे इसके पीछे किसी गहरी साजिश के आसार नजर आ रहे हैं। वो रसरासीमा नजर से मुझे देखते हुए बोला, कैसी साजिश साईं? मैंने इसका सवाल जवाब देने की बजाय पूछा, मीर बख्श, यहाँ आते हुए तुमने पूरी एहतियात से तो काम लिया है? जी साईं, मैं पूरे रास्ते चौकस रहा हूँ। वो बड़े वसोख से बोला, कहीं तुम्हारा खुफिया ताक़ुब तो नहीं किया गया? मैंने अपने हदशे का इजहार किया। वो ठोस लहजे में बोला, नहीं साईं, मैंने अच्छी तरह मुतमईन होने के बाद ही होटल में कदम रखा है। आप इस सिलसिले में बेफिक्र हो जाओ। मैं मीर बख्श के एतमाद को देखते हुए कदरे मुतमईन हो गया। फिर उससे पूछा, क्या तुम किसी यामीशा बदमाश को जानते हो? चौंक उठा। हाँ साईं, अच्छी तरह जानता हूँ। कौन है वो शख्स? मैं सीधा होकर बैठ गया। मीर बख्श ने बताया, यामीशा यहाँ का बहुत बड़ा बदमाश है। वडेरा अकबर सुमरो से भी इसकी जान पहचान है और वो कई मरतबा डेरे के बंगले पर भी जा चुका है।
वहां मैं इसे मिल भी चुका हूँ। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने पूछा, लेकिन सही आप यामिशा के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आज दोपहर में हमारा आमना सामना हो गया था। उसके साथ ही अल्लाह और गुलाम रसूल नामी 2 अफराद भी थे। मैंने इन तीनों को छठी का दूध याद दिला दिया। यामिशा अपने चेलों को वहीं पर पिटता छोड़कर जीप पे फरार हो गया था। ओ, वो मुतसफाना अंदाज में मुझे देखते हुए बोला, इस दंगा फसाद की नौबत क्यों आई साईं? मैंने बताया यामिशा ने मेरी साथी साहिल से दस्तदराजी की कोशिश की थी। मजबूरन मुझे इस कोशिश को नाकाम बनाना पड़ा। इस पर बात बढ़ गई और फिर मैदान कारजार गर्म हो गया। मीरबख्श ने बेड पर दराज साहिल को देखा और उलझे हुए अंदाज से पूछने लगा, साईं आपकी साथी का नाम तो धन्नो? हाँ, ये नाम था इसका कभी। मैंने मीरबख्श की बात की तह तक पहुंचते हुए कथा कलामी की और कहा कि अब ये साहिल है, सिर्फ साहिल। वो इस नाम की तब्दीली पर कोई तबसरा किए बगैर बोला, साईं जो वाकया आपने बताया है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है बंगले पर आमदोशद की वजह से यामिशा भी डेरे के दोस्त और उसके मिशन से आगाह हैं। मुझे अंदेशा है कि कहीं उसने आपको पहचान न लिया हो। मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, मैंने संजीदगी से कहा। मीरबख्श ने घबराहट अमेज लहजे में कहा, साईं आपको फौरी तौर पर यह होटल छोड़ देना चाहिए था। हम भी यही सोच रहे थे। साहिल ने पहली मर्तबा बातचीत में हिस्सा लेते हुए कहा, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। फिर वो बिस्तर से उठकर हमारे करीब आ गई। मैंने सफरी बैग को समेटते हुए कहा, मीरबख्श तुम्हारा इंतजार तो बाकी नहीं रहा, अब हमें जल्द अज जल्द ठिकाना बदल देना चाहिए। मीरबख्श भी उठ खड़ा हुआ। उसी वक्त दरवाजे पर तेज दस्तक सुनाई दी। ये दस्तक 1 घंटा पहले मीरबख्श की आमद पर होने वाली दस्तक से कतई मुख्तलिफ थी। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।